प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, समय 26 लाख से 3000 वर्ष ईसा पूर्व। आप देखेंगे कि जो प्राग इतिहास, प्राग या प्राक इतिहास शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है और इसका इंग्लिश रूपांतरण होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री शब्द जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है 1851 ईस्वी में डैनियल विल्सन 1851 ईस्वी में डैनियल विल्सन 1851 ईस्वी में डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में की। इस तरह से हमने बताया कि जो प्राग इतिहास या प्राक इतिहास है, इसके लिए इंग्लिश शब्द है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग पहली बार 1851 ईस्वी में डैनियल विल्सन, उच्चारण चाहे डैनियल करिए या डेनियल करिए, सब सही है, ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड, एक मिनट यहाँ सुधार करिए, पूरा नाम नहीं है, आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया। अब यहां से ये चीज तो जनरल है, प्राग इतिहास प्री हिस्ट्री है। एक शब्द ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? डैनियल विल्सन ने। दूसरा क्वेश्चन कभी बनाएंगे तो ये बन जाएगा कि डैनियल विल्सन ने अपनी किस पुस्तक में पहली बार प्री हिस्ट्री शब्द प्रयोग किया? पुस्तक है आर्कियोलॉजी एंड एनाल्स ऑफ, आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। आगे देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल है, ये मानव के विकास का आरंभिक चरण है। इस समय का मानव अपने विकास के क्रम में पाषाण, हड्डी और लकड़ी के उपकरणों का प्रयोग किया, जिनमें से हड्डी और लकड़ी के उपकरण जो है समय के साथ अधिकांश नष्ट हो चुके हैं और उपलब्ध हैं अधिकांशतया पाषाण उपकरण
और इस तरह से प्रागैतिहासिक मानव जो है उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास उपलब्ध स्रोत है, उसके द्वारा व्यवहार में लाए गए उसके पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण। अब चूंकि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी के लिए उपलब्ध स्रोत या साक्ष्य पाषाण उपकरण है, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाषाण काल को और चरणों में विभाजित करने का प्रयास चला और इस दिशा में पहला सफल प्रयास किया था ल्यूबक ने। ल्यूबक महोदय ने 1863 में अपने विचार दिए, जो 1865 में प्रकाशित हुए। ल्यूबक विविध पुरा स्थलों पर गए, पुरा संग्रहालयों में गए और उस समय की उपलब्ध जो भी पाषाण सामग्री थी उसका बारीकी से निरीक्षण किए और पाषाण काल को ल्यूबक ने पूरा पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड और नौ पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड में विभक्त की। और इतना कार्य ल्यूबक ने बहुत श्रम के बाद किया। अभी हमने बताया वो बहुत सारे पुरा स्थलों का दौरा करेंगे, पुरा संग्रहालयों का दौरा करेंगे और उस समय की सामग्री का बारीकी से अध्ययन करेंगे, तब ये निष्कर्ष देने में सक्षम होंगे। इसके बाद अब बहुत से विद्वान ऐसे आ जाएंगे कि जो इस पर तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे और ये कहेंगे कि पुरा के बाद 9 आ गया, ये कथन उचित नहीं। जैसे किसी आदमी के बारे में कहा जाए कि वो बच्चा था, बुढ़ा हो गया, उचित कथन नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि वो बच्चा था, युवा हुआ और फिर बुढ़ा हो गया। उसी तरह से पुरा के बाद 9 नहीं आएगा, दोनों के मध्य में एक संक्रमण काल अवश्य रहेगा, जिसे मध्य पाषाण काल नाम दिया गया। और फिर आगे इन लोगों ने कहा कि जैसे युवा व्यक्ति होता है उसमें बचपन की चंचलता, बुढ़ापे की गंभीरता, दोनों का समन्वय होता है। ठीक उसी तरह से जो मध्य पाषाण काल होगा, इसमें पूरा पाषाण काल
के अंतिम चरण और नवपाषाण काल के आरंभिक चरण की विशेषता पाई जाएगी। और इस तरह से कुल मिलाकर पाषाण काल को 3 उप चरणों में विभक्त कर दिया गया। पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। अब इनमें से जो पुरापाषाण काल है, इसका समय 26 लाख से 10,000 वर्ष का पूर्व तक रखा जाएगा। इनमें से ये डेट फिक्स रहेगी। ये डेट परिवर्तित होती रहेगी। किसी किताब, अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो पहले वाली डेट जो है ये कुछ भी दे सकते हैं, 60 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी किताबों में होगा किसी में 30 लाख होगा, किसी में 25 लाख होगा, किसी में 20 लाख होगा, किसी में 10 लाख होगा। तो उसके लिए सब अलग अलग तर्क हैं, तो उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। आप जो है एक मोटी डेट जानिए कि ये लगभग 26 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व का पीरियड है। और यही डेट एनसीईआरटी ने स्वीकार किया। लेकिन ध्यान रहे, एनसीईआरटी भी पढ़िएगा तो ध्यान से, वो एनसीईआरटी जिसके संपादक हैं आर.एस. शर्मा, प्राचीन भारत की एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा वाली में ये डेट होगी। जो राजपूत वाली है, इसमें जो है ये तिथि लगभग 60 लाख होगी। लेकिन राजपूत वाली एनसीईआरटी जो है वो कैंसिल कर दी गई है और शर्मा वाली ही एनसीईआरटी मान्य है। लेकिन अब चली थी एक बार, इसलिए मार्केट में दोनों उपलब्ध। अंतर समझ रहे हैं? वास्तव में पहले एनसीईआरटी जब लिखी गई वो कांग्रेस के पीरियड में लिखी गई थी। उसके संपादक थे आर.एस. शर्मा, प्राचीन वाले के। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने फिर से कमेटी गठित करके एनसीईआरटी लिखवाई। उसमें जो प्राचीन वाली एनसीईआरटी है उसके संपादक हैं कोई राजपूत करके। लेकिन जब फिर कांग्रेस सत्ता में आई, भाजपा के समय वाली एनसीईआरटी को जो है गलत घोषित कर दिया गया और तब से अभी तक वही कांग्रेस के समय वाली एनसीईआरटी चल रही। अब आगे हम लोग देखेंगे जो मध्य पाषाण काल है, इसका समय 10,000 से 4,000 वर्ष ईसा पूर्व तक रखा गया। और नवपाषाण काल जो है, इसका समय 9,000 से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व रखा गया। अब यहां आपको कुछ दिक्कत होनी चाहिए कि मध्य पाषाण और नवपाषाण दोनों की डेटें लगभग सेम है। और एकदम सेम लिखा जाए तो भी वो गलत नहीं। मध्य को अगर हम 10,000 से 3,000 लिख दे, 9 को भी 10,000 से 3,000 लिख दे, तो उसे तार्किक रूप में कोई इतिहासकार गलत नहीं कर सकते। लेकिन समस्या है कि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तर्क वहां हम लोगों का काम नहीं करेगा। इसलिए जो मान्य परंपरा है उस पर चलेंगे। इसलिए
कि जहां पुरा का अंत वहीं नौ का आरंभ, और फिर नौ के समानांतर मध्य पाषाण काल भी आगे चलता रहेगा। इसलिए दोनों की डेटें सेम है, लेकिन जब विकास को देखेंगे तो विकास की दृष्टि से पहले मध्य आएगा तब नौ आएगा, और दोनों में अंतर कुछ स्पष्ट हो, इसीलिए इसको कह दिया गया ये 10,000 से 4,000 है और ये 9,000 से 3,000 ईसा पूर्व। और इस तरह से पाषाण काल को इन 3 चरणों में विभक्त किया गया। इस विभाजन में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई शंका हो तो उस पर चर्चा कर लीजिए, क्योंकि चयन बोर्ड ने शंका पैदा कर दिया। पिछली बार चयन बोर्ड जो है, जब पहले साल में आया था तब तो 4,000 ही माना था, लेकिन जब दोबारा साल में आया संशोधित अनुसार तो 6,000 मान लिया, लेकिन गलत माना है। चयन बोर्ड के पिछली बार 7-8 क्वेश्चन हैं गलत, और गलत आंसर पे सिलेक्शन दिया। यहाँ कोई दिक्कत किसी तो है नहीं। रीता प्रताप को पढ़ेंगे, सारी डेटें गलत। रीता प्रताप की इसकी डेट जो है वो करीब होगी 25,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण की 100% गलत है। उनको पूरा पाषाण लिखने नहीं चाहिए। अगर उतने लिखना चाह रही थी तो उनको वहां पर लिखना चाहिए तो उच्च पूरा पाषाण काल या नौ पूरा पाषाण काल। तो हमारी समझ से डेट क्लियर हो गई होगी। अब जो है इनमें से एक एक चरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को देख रहे होंगे कि जो पूरा पाषाण काल है ये भी बहुत लंबा समय है। 26 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, और बाकी सब मिला के 10,000 से 3,000 वर्ष पूर्व है। मतलब मानव ने अपने अस्तित्व का अधिकांश समय पूरा पाषाण काल में ही व्यतीत किया। और जब हम काल निर्धारण करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस काल की मानवीय संस्कृति लगभग एक जैसी रही होगी। मतलब लोगों का खान पान, रहन सहन, ये सब एक जैसा रहा हो। लेकिन ये संभव ही नहीं है, समय बहुत लंबा है, कि इतने लंबे समय में मानव का रहन सहन एक जैसा रहा हो। यहाँ पे मानो जो है 26 लाख वर्ष ईसा पूर्व के आसपास वो बिल्कुल पशुवत मानो रहा होगा। लेकिन यहाँ का मानो 10,000 ईसा पूर्व आते आते वो सभ्य भले ना हुआ हो, लेकिन लगभग सभ्य बन चुका रहा होगा। इसलिए फिर पूरा पाषाण काल को 3 उप चरणों में विभक्त करेंगे, 3 उप चरणों में बांटेंगे। अब इसकी आपको विशेष जरूरत नहीं है, और जो नोट्स देंगे उसमें भी वो विशेष नहीं रहेंगे, बता देंगे कितना रहेगा। बस समझने के लिए बता दे रहे हैं। ये 3 होंगे निम्न: पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल
या 9 पूरा पाषाण काल, उच्च या 9 पूरा पाषाण काल। निम्न का समय है 26 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व। मध्य का समय है 1 लाख से 40 से 35 हजार वर्ष ईसा पूर्व। और 9 का समय है 40-35 हजार वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व। इसकी आपको इतने की जरूरत नहीं, आपको केवल ये ध्यान देना है कि जो पूरा पाषाण काल है इसका अंतिम चरण उच्च पुरा पाषाण काल या 9 पुरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता। मतलब ये सब पढ़ने का मतलब जो है फिर कला कला नहीं रह जाएगी, शुद्ध इतिहास हो जाएगी, वो कठिन हो जाएगी। और दूसरे ये ध्यान देंगे, तुमको शुरू में बताना था, हमने वहां ध्यान नहीं दिया कि जो पूरा पाषाण काल है इसका अध्ययन हम लोग 2 चरण में करेंगे। पहला चरण है पूरा पाषाण का, ये सिलेबस में नहीं, और इसे 60 में पढ़ेंगे 2 कारण से। एक तो अगला चरण जो है, दूसरी टॉपिक जो रहेगी वो है प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला विधिवत समझ में आए इसलिए 60 में पहले प्रागैतिहासिक काल देख रहे हैं। दूसरे, प्रागैतिहासिक काल से संभव है कभी क्वेश्चन ना आया, लेकिन सुधार के में गलत बोलिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला संभव हो कभी क्वेश्चन ना आया, यद्यपि एकाक आता ही रहता है, लेकिन इससे अनिवार्य रूप से कम 1 क्वेश्चन आएगा, भले सिलेबस नहीं। और इसे हम लोग आज ही पढ़ के लगभग समाप्त कर देंगे। और प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ने में 3-4 दिन लगेगा। इसका डेट क्या करेंगे, सब कठिन होगा। निम्न पुरा का 26 से 40 1 लाख मानिए, मध्य का 40,000 से 1 लाख से 40,000, उच्च का 40,000 से 10,000। हाँ ये अलग है, इतनी फिक्स नहीं है 40 वाली, वो 40 या 35,000 हो सकती। तो अब आगे देखेंगे कि जो पूरा पाषाण, अब इतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल पूरा करके ही पढ़ेंगे। बस ये जानते रहें पूरा का अंतिम चरण उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखेंगे पूरा पाषाण काल मानव के विकास का बिल्कुल आरंभिक चरण है। और इस चरण का जो मानव है टोटली बर्बर, यायावर, जंगली था। उसकी जीविका का एकमात्र स्रोत आखेट एवं खाद्य संग्रह था। एकमात्र स्रोत जीविका का आखेट एवं खाद्य संग्रह था। और वो दिन भर शिकार के पीछे भागता रहता था, शिकार पीछे भागता रहता था। शिकार मिल गया तो उसे भून कर या कच्चे ही खा के उदर पूर्ति कर लेता था। रात होने पर अगर प्राकृतिक गुफा मिल गई तो बहुत अच्छा, उसमें घुस के रात व्यतीत कर लेता था। नहीं मिली तो भी कोई बहुत टेंशन नहीं था। जंगल में रह रहा, वो किसी पेड़ पे कूद के चढ़ जाता था, रात व्यतीत कर लेता था।
और सुबह होते फिर शिकार के पीछे दौड़ पड़ता था। मतलब बहुत टेंशन नहीं था। और जैसे आज आप लोगों को दुनिया भर का झाम, सुबह उठिए, दैनिक दिनचर्या करिए, मंजन करिए, ये सबका कोई ताम झाम नहीं। कोचिंग जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, ये सब कोई ताम झाम यहाँ पे मंजन फंजन का कुछ नहीं। क्या बेटा? और क्या, बरस वगैरह करना यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं। कभी किसी बंदर शेर वगैरह बरस करते देखी हो? बरस उन सबको करने की जरूरत नहीं है जो पदार्थों को मूल रूप में खाते हैं, लेकिन जो उसे परिवर्तित करके अपने अनुसार बना के खाते हैं, वही सबसे गंदे होते हैं और उन्हीं को बरसात की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर चावल खेत में उगा और वही खेते में यूं रगड़ उगड़ के खा रहे तो आपको बरस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको बना के पका के खा रहे तो बरस करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से कुल मिला के जो यहाँ पे मानो है वो टोटली बर्बर यायावर है। लेकिन लाखों वर्ष पूर्व जब मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में या वृक्षों पर निवास करता था, उस समय भी उसमें कलात्मक अभिरुचि थी, जिसका ज्ञान उसके द्वारा उपयोग में लाए गए उसके पाषाण उपकरणों से हो जाता। भारतवर्ष में पहली प्रागैतिहासिक पाषाण कलाकृत या सीधे के पाषाण उपकरण की खोज 13 मई 1863 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर भूगर्भ शास्त्री मेजर ब्रासफुट के द्वारा की गई। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर पिछले वर्षों पेपर देखते होंगे तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता रहा। ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भारत में पहली प्रागैतिहासिक पाषाण कलाकृत या रे पाषाण उपकरण की खोज कब हुई। तो डेट वोट नहीं रहता, आप डेट याद के तो और अच्छा है। 1863 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली प्रागैतिहासिक पाषाण कलाकृत की खोज कहां पर हुई। तो आपको तो याद होना चाहिए पूरा तमिलनाडु में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर। लेकिन पल्लवरम स्वयं में बहुत चर्चित हो चुका है, सीधे यही पूछा जाता कि कहां पर हुई। पल्लवरम में। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में पहली प्रागैतिहासिक पाषाण कलाकृत की खोज किसने की। मेजर ब्रासफुट ने। अगला क्वेश्चन कठिन है लेकिन कभी कभार आ जा सकता कि मेजर ब्रासफुट थे भूगर्भ शास्त्री थे। ये कभी कभार पूछा जा सकता।
अब आगे हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो है का अंतिम चरण अर्थात उच्च पुरा पाषाण काल से उच्च पुरा पाषाण काल से अपवाद रूप में ही सही चित्रकारी आदि के साक्ष्य में लगते। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद में आसान नदी तट पर स्थित पहाड़गढ़ तियोरपुर मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद में आसान नदी तट पर स्थित पहाड़गढ़ तियोरपुर नामक स्थान से डीपीएस दारिकेश महोदय ने उच्च पुरा पाषाण कालीन शिकारी और शिकार के दृश्य खोज निकाले हैं, जिन्हें गेरू और चूना को आप लिख करके खड़िया पत्थर भी लिख सकते हैं, जिन्हें गेरू और चूना या खड़िया पत्थर से बनाया गया। पूछा जाएगा कि जो है, और एक पॉइंट और पर उसकी जरूरत नहीं, ये लगभग जो है 25,000 वर्ष ईसा पूर्व का है। तो उच्च पुरा पाषाण कालीन है। ये पूछा जाएगा कभी कभार कि भारत में उच्च पुरा पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य किस स्थल से मिले, तो इस स्थल से आपको प्राप्त हुई। इसके बाद स्थित वगैरह ये सब बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में नहीं। आगे देखेंगे महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में पटने नामक स्थल पर एक उच्च पुरा पाषाण कालीन शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल मिली। निधि, एक साथ दो जगह दिमाग चल रहा है। बात तकलीफ देखिए, मतलब लाइव भी देख रही, पढ़ भी रही, दो जगह देखोगे कंसंट्रेशन नहीं बनेगा ना। अरे वहां से हम देख रहे हैं हमारा है ना। तो जो है ये बता रहे थे कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पटने नामक स्थान पर जो है एक उच्च पुरा पाषाण कालीन शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल मिली है, जिस पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर चित्रकारी की गई। माने ये भी उच्च पुरा पाषाण काल का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज
जिले की मेजा तहसील में बेलन नदी बेलन नदी घाटी में लोहदा नाले से, या कहिए लोहदा नाले की खुदाई में एक उच्च पुरा पाषाण कालीन हड्डी की नारी आकृति मिली। प्रयागराज जिले में मेजा तहसील में बेलन नदी घाटी में लोहदा नाले की खुदाई से उच्च पुरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी नारी आकृति मिली है। पुराविद इसे हार पून कहकर संबोधित करते हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल के ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, और ये कई रूपों में पूछी गई होगी कि एक तो पूरा दे देंगे, बेलन नदी घाटी से प्राप्त, इतना पूरा डिटेल सब थोड़े लिखे, बेलन नदी घाटी से प्राप्त हड्डी की नारी आकृति किस काल की है? विकल्प रहेगा उच्च पुरा पाषाण काल, या दूसरे देश से पूछेंगे उच्च पुरा पाषाण कालीन हड्डी की नारी आकृति किस स्थल से प्राप्त हुई। तो इसी दो रूपों में बदल के हारपुर नहीं पूछते, वो शुद्ध इतिहास हो जाता है, इतिहासकारों का विचार है। तो इसी दो रूप में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया होगा। अब आगे देखेंगे कि जो उच्च पुरा पाषाण काल का मानो है, उच्च पुरा पाषाण काल का जो मानो है, इसने सबसे अधिक क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया है। इसीलिए पूरा पाषाण कालीन मानों को क्वार्टजाइटी मैन कहकर संबोधित किया जाता है। क्वार्टजाइटी मैन कहकर संबोधित किया जाता है। दूसरे जानेंगे कि जो भारत है, भारत में प्रागैतिहासिक मानों की गतिविधियों के ज्यादातर साक्ष्य विंध्य पर्वत के दक्षिण में पाए गए। इस आधार पर भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि भारत में दक्षिण भारत ही मानव का प्रथम आवास क्षेत्र रहा, मतलब मानव सबसे पहले उसी क्षेत्र में बसा था। अब इसके बाद कुछ टिप्पणी मात्र जाने। टिप्पणी का मतलब हुआ ये कला नहीं है, शुद्ध इतिहास है, लेकिन संभावना है कि कभी उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वही 60 में 4-6 टिप्पणी जानी। एक तो हमने पहले बता दिया था कि पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य स्रोत आखेट और खाद्य संग्रह। दूसरे जानेंगे कि मानव ने अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण
काल में कर लिया था। तो ये सब जनरल चीजें जीएस टाइप बना सकते हैं कि मानव ने अग्नि का आविष्कार किस काल में किया, पुरा पाषाण काल। पुरा में भी सोचेंगे तो निम्न पुरा में। ये अलग है कि जब आप किताबें पढ़ेंगे तो उस सब में बहुत राम कथा है। अग्नि के आविष्कार को लेके अलग अलग सब लिखे होंगे। जैसे एलपी शर्मा वाली किताब होगी, इतिहास किताबें हैं ये, वास्तव में जो प्रमाणिकता इतिहास किताबों में ही है। कला की अभी तक हमको कोई प्रमाणिक किताब नहीं दिखाई दी, सब नकल करके ही लिखी गई। तो जो एलपी शर्मा लिखे हैं वो लिखेंगे कि मध्य पाषाण काल में अन्न का आविष्कार हुआ। और एक और कलाकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकारों हैं, आरसी मजूमदार, बहुत बड़े इतिहासकारों में है। वो और सत्यानाश कर दिए। वो लिखे अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। केसी श्रीवास्तव आपके मध्य पाषाण काल लिखे होंगे, केसरी प्रसाद श्रीवास्तव भी मध्य लिखे होंगे, बीसी पांडे, विमल चंद पांडे जो है ये मध्य लिखे, लेकिन ये सब गलत है। वास्तव में जितना हमने नाम लिया ये सब किताबें तो लिखे हैं, इतिहासकार हैं, बस अपने नाम का गलत फायदा उठाए। वास्तव में किताब वही प्रमाणिक मानी जाती है कि जो लेखक है उसका किस विषय पे शोध है, यानी किस पर उसका पीएचडी है, उस विषय पे लिखेगा तो प्रमाणिक होगी। अब ये सब किए क्या, जब नाम चर्चित हो गया तो पहले तो उसी विषय पे लिखेंगे, आगे प्राचीनों पे लिख देंगे, मध्यों पे लिख देंगे, नाम की वजह से किताबें बिकती रहती हैं। अब ये मिलेगा कहाँ, आप लोगों को खोजने में मुश्किल होगी। एक किताब है कक्षा 9 का इतिहास है तो चलता है, तो उसमें एक कक्षा 9 में है सभ्यता की कहानी भाग 1 एनसीईआरटी, उसमें मिलेगी। और एक आपके जो है जय नारायण पांडे इलाहाबाद वाले, ये यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग के हेड थे, माने इनका जो विषय रहा अध्ययन अध्यापन का वो पुरातत्व है। तो उनकी पुस्तक कला विमर्श में भी मिलेगा, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं लिखा रहेगा पूरा पाषाण में अग्नि का आविष्कार हुआ, लेकिन उसे जब पढ़ेंगे तो वहां निष्कर्ष निकल जाए। बहुत डिटेल में देखना हो तो एक किताब देखे तो आप लोग भी होंगे, पढ़ेंगे कहाँ से, देखे जरूर होंगे। ये पढ़ते हैं जो सीपीएमटी की तैयारी करते प्रवेश परीक्षा की, इतनी मोटी किताब। रमेश गुप्ता की जीव विज्ञान, देखे होंगे, ऊपर एक बड़ा सा मेढक बना है, पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ता होगा, ध्यान जरूर गया, कारण कितनी मोटी, और ऊपर एक बड़ा सा मेढक बना हो। तो उसमें मानव विकास बहुत डिटेल, करीब 130-40 पेज में दिया गया। तो जीव विज्ञान वालों की जरूरत पड़ती है तो उसमें ये चीज क्लियर मिल जाएगी। अब जैसे बहुत सारे टीचर भी मध्य और नौ लिखा देते हैं, आपको किसी से तर्क करना हो तो उसके लिए अगर कहीं कोई लिखा, कोई वही मानता है कि यही सही है, तो आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो उससे केवल ये पूछिए कि सबसे पहले किस मानव ने अपने मृतकों को जलाना शुरू किया, मतलब अग्नि द्वारा अंतिम संस्कार की परिपाटी किस मानव ने विकसित की। और ये बहुत बाद की घटना होगी, कारण कि
अग्नि का प्रयोग तो पहले होने लगेगा, लेकिन 100 को जलाएं बहुत बाद की घटना रहेगी, जब थोड़ा सा सांस्कृतिक टाइप का विकास हो जाएगा। इसका उत्तर किसी भी किताब में खोजेंगे, यद्यप मिले जयनारायण पांडे, रमेश गुप्ता में, और भी किताबों में संभव है मिले, जहां भी खोजेंगे वो है होमो निएंडरथल। होमो निएंडरथल, और यही पहला मानव है जिसने अपने मृतकों को जलाना शुरू किया था। और लगभग 50,000 वर्ष ईसा पूर्व में होमो निएंडरथल पृथ्वी से गायब हो चुका है। मतलब इसके पहले था, घटना लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले की है जो साक्ष्य मिला। लेकिन ये जानिए कि 50,000 ईसा पूर्व तक पृथ्वी से ही गायब हो गया, मतलब इसके पहले मृतकों को जला रहा है। और 50,000 ईसा पूर्व आएगा किस चरण में? पूरा पाषाण में। और अब इसके बाद अगले जरूर भी आगे पढ़ेंगे उसको। अब इसके बाद आएगा होमो सेपियंस, सेपियंस या सैपियंस, यही आधुनिक मानव। हम लोग इसी की औलाद। इसके बाद अब आगे देखेंगे तो दूसरी पॉइंट हो गई, मानव ने इसी चरण में अग्नि का आविष्कार किया। ल्यूबक का प्रसंग भी जान चुके हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ल्यूबक ने किस सन में किस सन में पाषाण काल को पूरा और मध्य में विभक्त किया? तो 2 डेट हमने बताया होगा, 63, 65। तो 63 में ये कर चुके हैं, प्रकाशित होगा 65 में। प्रकाशित होने का मतलब जब उस पर लेखन वगैरह मार्केट में आएगा तब ना प्रकाशित हो। तो इन दोनों में से अलग अलग डेट हो, जैसे विकल्प में 1863 ना हो तो 65 भी सही है, लेकिन दोनों हो 63, 65 तो सटीक होगा 1863। आगे एक टिप्पणी जानेंगे, एक नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, और यही भारत के प्रथम पुरातत्व सर्वेयर जनरल थे। आप अपने स्तर पे चाहे तो उसे निदेशक भी लिख सकते हैं, निदेशक वही होता है। और अगर विकिपीडिया वगैरह देखेंगे तो इनको निदेशक ही दिया हो, लेकिन वास्तव में निदेशक नहीं थे। निदेशक 1905 से बनेंगे। करजन जो है वो इस विभाग के प्रमुख को निदेशक टाइटल देगा, लॉर्ड करजन। तो लेकिन आप तो निदेशक भी पूछ सकते हैं, कारण कि विकिपीडिया वगैरह पे सबको निदेशक ही लिखा गया। तो 2 चीज, एक तो इनको हम भारतीय पुरातत्व का जनक मानते, एक टिप्पणी ये याद करिए। दूसरे, यही भारत के प्रथम पुरातत्व सर्वेयर जनरल, आप लिख कर दिए निदेशक थे। आगे जानेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1860 में कलकत्ता में की गई। 1860 में। और आगे
60-61 में इनको पहला पुरातत्व निदेशक बनाया। इसके बाद ये चीजें हो गई। एक और जानिएगा, जो भारतीय पुरातत्व है इसकी प्रागैतिहासिक शाखा, भारतीय पुरातत्व विभाग की प्रागैतिहासिक शाखा का मुख्यालय नागपुर में है। ये कुछ टिप्पणियां हैं, जानते रहिए, भले ना हो सिलेबस, कला में ना पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभार, एक आ सकती। और इसी के साथ पूरा पाषाण काल हमारी तरफ से समाप्त। किसी को कहीं कोई शंका हो, कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर लिया जाए। कोयले वोले से नहीं, खोद कर। खोद कर मतलब क्या चीज? तो तुम मुरकंडा देखी नहीं हो? जाओ इलाहाबाद संग्रहालय में, वहां पे एक रखा गया है, और शुतुरमुर्ग का अंडा 1.25 से 1.5 किलो का तो होता ही हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा। और दूसरे, वो सारे पक्षी जो प्रकृति में जीवन व्यतीत करते हैं, उनके अंडे की खोल बहुत मजबूत होती है। अब ये अलग है कि आपके मुर्गी के अंडे की खोल कमजोर हो, इसलिए वो ज्यादातर फार्म हाउस में जीवन व्यतीत करती है, खुले रूप में नहीं। लेकिन जो प्राकृतिक रूप में व्यतीत करती हैं तो उनके खोल ज्यादा मजबूत हो। और बाकी इसमें दिक्कत क्या, कोई पत्थर का पतला फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब कह सकते हैं जैसे पत्थर पतला सा फाड़ दिया जाए, फ्लेक लिया होगा और अपना ऐसे ऐसे किया होगा, बन गया। इलाहाबाद संग्रहालय में खोल रखी है, और देखने पे ही लगता है वो 1.25 किलो 1.5 किलो से कम नहीं होगा। मतलब समझ रहे, एक शुतुरमुर्ग के अंडे के आमलेट में 5-6 लोग भरपेट भोजन कर सकते। जनरली 2-3 अंडे 4 अंडे का लोग आमलेट खाते हैं, और ये अंडा बहुत होगा तो 50 ग्राम 60 ग्राम का होता होगा, और वो 1.25 किलो 1.5 किलो कितना बड़ा अंडा होता है, उसका आमलेट बनेगा तो इतना मोटा इतना बड़ा बनेगा, तो 4-6 लोग भरपेट भोजन कर सकते। क्या चीज? हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा खाया जाता है। अब वो इच्छा बनाने वाला किस रूप में खा रहा है, शुतुरमुर्ग का अंडा खाया जाता है। और पक्षियों में तुम्हारे सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है जो खाया जाता है। सबसे छोटा कौन सा पक्षी है जिसका अंडा मानव के खाने योग्य होता है, मतलब खाया जाता है? कौन बताएगा? मछली पक्षी है? हाँ बेटा, खाया जाता है, मार्केट में बिकता भी है, यद्यप अपने यहाँ सब मार्केट में कम दिखता है। लेकिन हो सकता है बिग बाजार वगैरह में या अमेजॉन वगैरह से मंगाएंगे तो आ जाए। टेस्टी होता है, अच्छा भी होता है। नहीं, हमने खाया इसलिए हम बता रहे हैं। तो दरअसल हमारी पुत्री महोदय एक बार, हम इस सब खाने की ज्यादा शौकीन है, वो काठमांडू से आ रही थी तो लेके चली आई थी सब। तो जब लेके आई वो बना के खाए थे, टेस्टी भी होता है। बटेर खाने योग्य अंडों में, उससे भी छोटे होते होंगे, मानव द्वारा खाने योग्य सबसे छोटा अंडा बटेर का है, और बाकी सबसे बड़ा अंडा शुतुर मुर्गी। नो, तीतर अलग है, बटेर अलग है,
ये अलग है, जब हम बोलते हैं तो तीतर बटेर बोलते हैं। तीतर आपकी छोटी मुर्गी समझिए, और बटेर को आप मुर्गी का चूजा समझ लीजिए। बहुत बड़ी होगी तो इतना ज्यादा हो जा रहा है, माने बहुत छोटी होगी। तो किसी को कुछ पूछना है कहीं? अगली टॉपिक हमारी मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। 10,000 से 4,000 वर्ष का पूर्व। मध्य पाषाण काल को देखेंगे। क्या टाइम हुआ? 15 मिनट और। मध्य पाषाण काल जो है वो देखेंगे कि मध्य पाषाण काल जो है ये पुरा और नव पाषाण काल के बीच में संक्रमण काल है। इस काल में भी मानव की जीविका का मुख्य स्रोत आखेट और खाद्य संग्रह ही रहा। साथ ही मानव ने पशुपालन को भी अपनी जीविका में सम्मिलित कर लिया। मतलब मानव ने पशुपालन कब आरंभ किया? मध्य पाषाण काल में। एक क्वेश्चन यहां से बनता रहता है। और पशुओं में सबसे पहले मानव ने कुत्ता, उसके बाद बकरी को पालतू बनाया। भारतवर्ष में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बन सकता है, टीजीटी में तो नहीं आता, लेकिन और परीक्षाओं में जो कला की ही परीक्षाएं उनमें पूछा जा रहा है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है भारत के संदर्भ? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर। आगे देखेंगे कि जो मानव है इसने मध्य पाषाण काल में आकर अपने उपकरणों को सुडौल बनाया और उसे ज्यामितीय स्वरूप अर्थात निश्चित आकार प्रदान किया। ज्यामितीय स्वरूप मतलब निश्चित रूप या निश्चित आकार प्रदान किया। ये पॉइंट फिर महत्वपूर्ण। किस काल में मानव ने अपने उपकरणों को ज्यामितीय रूप दिया? यहाँ आके उपकरणों को सुडौल बनाएगा और उन्हें ज्यामितीय स्वरूप अर्थात एक निश्चित आकार प्रदान करेगा। और इसी काल में मानव ने मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया। लेकिन यहाँ पे जो प्रक्षेपास्त्र तो आपकी अग्नि मिसाइल नहीं है, धनुष बाण है। धनुष बाण है प्रक्षेपास्त्र। समझने के लिए धनुष बाण लिख लीजिए। और मिसाइल होती क्या है? प्रक्षेपास्त्र है कि मतलब एक जगह रह के गोला दूसरी जगह प्रक्षेपित कर देती। मतलब यहाँ दागेगी तो जाके कहीं और दगेगी।
वही चीज धनुष बाण में है, एक जगह रह के दूसरी जगह पे वार किया जाता है। तो इस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी अर्थात धनुष बाण का आविष्कार मानव ने इसी काल में किया। डोंगी, डोंगी, डोंगी कहते छोटी नाव अर्थात नाव का आविष्कार भी मानव ने मध्य पाषाण काल में किया। इसके बाद कुछ टिप्पणियां देखेंगे। सराय नाहर ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। और जो प्रतापगढ़ वाले होंगे उधर पट्टी क्षेत्र के, तो इसे देखे भी होंगे, पट्टी में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है और यही भारत का सबसे प्राचीन मध्य पाषाणी स्थल। इतने की ही जरूरत है आपको। बाकी जो लोग थोड़ा लंबाई में कम होते हैं, वो लोग सोचेंगे यही पैदा हुए होते ज्यादा अच्छा। ये लोग काफी लंबे होते। कब्रों की जो खुदाई होगी उसमें पुरुष कंकाल 1 मीटर 92 सेंटीमीटर तक के और महिला कंकाल 1 मीटर 72 सेंटीमीटर के पाए गए। तो ये कंकाल है, मांसपेशियों से लेके 1.5 सेंटीमीटर प्लस ही कर दी। और आजकल 1.72 की ऊंचाई के लिए पुरुष परेशान रहते, होती तो पुलिस में चली। माने ऐसा नहीं होती, लेकिन अधिकांश की नहीं होती। तो केवल ये जानना कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है और ये भारत का सबसे प्राचीन मध्य पाषाणी स्थल है। अगली टिप्पणी, महदहा ये उत्तर प्रदेश के, ये भी प्रतापगढ़ में है, ये दोनों पट्टिए में है। और महदहा की खुदाई में तो ऐसे नारी कंकाल मिले हैं जिनमें से एक 5 दूसरी 12। दो ऐसे नारी कंकाल मिले हैं जिनमें से एक 5 और दूसरी 12 मृग श्रृंग के छल्लों की माला पहने हुए। उस समय मृग श्रृंग है, आज का आप इसको सोने का हार, हीरे का हार कैसे, उस समय की दृष्टि से देखेंगे तब। एक स्थल, माने ये टिप्पणी और आप जानिए, भीमबेटका 1 5 1 12। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल के निकट स्थित है और भारत में मध्य पाषाणिक मानव की भारत में जो है मध्य पाषाणिक मानव की कलात्मक गतिविधियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला ये सबसे प्रमुख स्थल है। तो इसे हम लोग जब प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ेंगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे, कारण को सिलेबस की टॉपिक रहेगी। लेकिन यहां पर भी ये महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट तो जानते ही रहिए कि भीमबेटका कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। दूसरी पॉइंट,
मध्य पाषाण कालीन कला के या मध्य पाषाण कालीन मानव की कलात्मक गतिविधियों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कि वेदका से। बस मध्य पाषाण काल के बारे में भी इतना है। यहाँ पर भी किसी को कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, चर्चा कर सकते। नौ पाषाण काल करीब 9000 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व। नौ पाषाण काल 9000 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व। इस काल में भी मानव की जीविका का मुख्य स्रोत आखेट और खाद्य संग्रह ही था। पालन को मानव ने और विकसित किया और नए स्रोत के रूप में अपनी जीविका में कृषि को सम्मिलित कर लिया। मतलब मानव ने कृषि कब आरंभ किया? नवपाषाण काल में। ये चीज महत्वपूर्ण है। और देखेंगे कि विश्व में मानव द्वारा उपजाई गई पहली फसलें जौ और गेहूं। अब इन दोनों में पहले कौन उगाई गई है पता नहीं। कारण कि जितने भी प्राचीन साक्ष्य मिले वो 8500 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। और ये जो इराक है मौके पे, कहेंगे पश्चिम एशिया से, लेकिन इराक वाला क्षेत्र वहीं से मिला। तो जो गेहूं के साक्ष्य दोनों एक साथ मिले, इसलिए इन दोनों में पहले कौन उपजाया, ये चीज तार्किक रूप माने क्या नाम साक्ष्यों के आधार पे कुछ कह पाना संभव नहीं। जनरली ऐसे पूछा जाता कि उपजाई गई पहली फसल कौन? जौ गेहूं। कला में कभी कभी बदमाशी और पूछ लेंगे मानव द्वारा उपजाई गई पहली फसल कौन है, जो अलग विकल्प दे देंगे, गेहूं अलग विकल्प दे देंगे। तो ये साक्ष्य के बेस पे नहीं कह सकते, केवल अपना तर्क लगा के कहेंगे। अब समस्या एक, बहुत सारे लोग, सब लोग जौ और गेहूं दोनों देखे हैं। आप देखिए, तो जब जौ देखे होंगे तो गेहूं तो सब देखे। तो जौ जो है उसको देखते होंगे कि दोनों फसलों को देखेंगे तो जो उसमें टूट या कहिए कांटा टाइप का होता, दोनों में होता है। गेहूं में कम होता है और जौ में बहुत ज्यादा होता है। गेहूं को आसानी से खाने योग्य बना सकते हैं, बस इतना है कि उसका जो कबर माने भूसा निकाल दीजिए, वो खाने योग्य हो गया। जौ को इतनी आसानी से नहीं बना सकते, महाजंगली टाइप का। उसको भूसे से तो अलग करेंगे ही, फिर चाहे पानी में डालिए, भाप दिखाइए, जो भी कुछ, फिर उसकी कुटाई करिए और उसकी कई लेयर उतारिए, तब वो खाने योग्य होता। मतलब दोनों में ज्यादा जंगली जौ लग रहा। और अगर ऐसी समस्या विकल्प में आए दोनों अलग अलग हो तो वरीता हम
जौ। अब आगे देखेंगे, इस तरह मानव ने कृषि आरंभ कर दी। जो गेहूं उसके द्वारा उपजाई गई पहली फसलें हैं। इनमें से भारत में ही उपजाई गई पहली फसलें जौ और गेहूं ही है। जौ और गेहूं ही है। और इस जौ और गेहूं का भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कच्छी मैदान में सोहन नदी घाटी में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्छी मैदान में सोहन नदी घाटी में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। और यहाँ के मानव जो हैं वो 7000 वर्ष ईसा पूर्व जो और गेहूं की खेती करते थे। अब चाहे आप कहें प्राचीन भारत में या कहें भारतीय उपमहाद्वीप में, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से है? मेहरगढ़ से। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, ये अगली पॉइंट महत्वपूर्ण है। यही मेहरगढ़ भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाणिक स्थल है। किसी की दिक्कत नहीं कि बता रहे पाकिस्तान में, कह रहे भारत। जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं वो पूरा उपमहाद्वीप ही भारत है। ये पूछ सकती है भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाणिक स्थल है, मतलब अब आगे फिर ध्यान दीजिए कि विश्व स्तर पे नवपाषाण काल का आरंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। कारण जहां खेती शुरू वही नौ शुरू। और जो पश्चिम एशिया खेती का साक्ष्य है वो 8500 ईसा पूर्व का है। राउंड फिगर में वो कर दिया जाए 9000 वर्ष ईसा पूर्व। और हमारे यहाँ कृषि प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से है। तो ये भारत का प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। मतलब भारत में नवपाषाणिक काल का आरंभ 7000 वर्ष ईसा पूर्व से माना जाएगा। अब देखेंगे मानव ने कृषि अपना ली। आजकल तो कृषि बड़ा ही पिछड़ा व्यवसाय है। थोड़ा बहुत समय के अनुसार लोग बुद्धिजीवी हो रहे हैं तो कुछ लाभ पूर्ण हो रहा। लेकिन जब थोड़ा पहले का इतिहास देखेंगे, एकदम लेटेस्ट छोड़ के, तो लेटेस्ट तो कहिए कोई दिक्कत नहीं, 90% उसी ग्रेड के हैं कि कृषि एक तरह से कोढ़ है। कृषि जो है कोढ़ है। और जिसने कृषि अपना लिया वो हमेशा दलिद्र की ही स्थिति में रहा। गुस्सा नहीं लग रहा? हर के घर पे खेती होती होगी तो ऐसा नहीं, सबके घर पे बहुत से ऐसे भी लोग होंगे संदीप जी के एको बीघा खेत नहीं होगा। हाँ होगा, वो तो करेंगे ही, जैसे संदीप जी के नहीं है। कारण हम जान रहे हैं कि वो श्रीवास्तव हैं और श्रीवास्तव लोग बुद्धिजीवी होते हैं। और अगर खेत फेत रहा भी होगा तो बेच वेच के सब चले आए होंगे, इलाहाबाद में बस गए। तो कृषि एक तरह का कोढ़ है। जिसने भी अपनाया वो हमेशा दलिद्र ही रहा। आप पूरे इतिहास को देख डालेंगे, कहीं भी जब पढ़ेंगे तो वहां जब सामाजिक जीवन पढ़ेंगे तो होगा कृषकों की स्थिति अच्छी नहीं थी या दयनीय थी। कारण उसका उत्पाद ज्यादातर राजा हड़प लेता था या सामंत हड़प लेता था। तो सब जगह वही पढ़ेंगे कृषकों की स्थिति अच्छी नहीं थी।
और बाकी अत्याचार जो होते थे कृषकों कर वसूली वो तो जारी रहे। तो इसी कह रहे कृषकों की स्थिति जो है हमेशा दयनीय दलित की स्थिति रही। तो आप लोग थोड़ा नहीं देखे होंगे, अपने पिताजी से पूछिए, वो बताएंगे कि आपके दादाजी जब रहे होंगे तो शायद पूरे गांव में एक दो परिवार ऐसे रहे होंगे जिनके यहाँ दोनों टाइम दाल चावल रोटी सब्जी माने भोजन बनता था। अन्यथा एक ही टाइम मुश्किल से भोजन खा पाते थे। एक टाइम वही गन्ने का शरबत वगैरह पी करके व्यतीत कर लेते थे, जो भी चबेना वगैरह चबा के। तो ये स्थिति ज्यादा ज्यादा 30-40 साल पहले तक की। और वो तो जब से वही हरित क्रांति आई तब से उत्पादन बढ़ा, लोगों का पेट भरने लगा। नहीं किसान स्तर के लोगों को पूरी तरह से पेट नहीं भरता तो किसी तरह से अपनी जीविका चलाते थे। तो इसे हम दलित कह देना कोई गलत नहीं। और जो कृषि छोड़ के भगा वो सब आगे बढ़ गए, जैसे श्रीवास्तव लोगों की स्थिति किसकों से बहुत अच्छी होगी, आधा ज्यादा नौकरी कब्जा किए होंगे। वो तो क्या करेंगे, चरण सिंह की देन है, अन्यथा आपो न बेरोजगार होती। तो यहाँ पे बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये प्राचीन काल की स्थिति। तो यहाँ पे जो है कृषि जो है सबसे बेहतर व्यवसाय था। अब हम पढ़े यहाँ कृषि जो है सबसे बेहतर, जैसे आज कृषि की तुलना में पशुपालन बहुत लाभपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे पशुपालन करने का मतलब समाज के गरीब तबके के लोग, और जो कृषि कर रहे हैं वो मतलब समाज के उच्च तबके के लोग। और मानव ने जब कृषि अपना लिया तब उसके जीवन में तेजी से विकास का क्रम शुरू। मतलब नवपाषाण काल में मानव ने कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल रहा। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो महत्वपूर्ण है। कृषि कब शुरू की, ये रहेगा नवपाषाणिक मानव ने किस प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपने विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, वो है कृषि। अब कृषि के विकास के साथ कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा